नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। वही हनी ट्रैप केस जिसकी गूंज ने प्रदेश में सफेद पोशों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन पिछले दिनों इतने हाई प्रोफाइल केस की 2 आरोपियों को छोड़ने का एक प्रस्ताव जेल प्रशासन की तरफ से दिया गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रदेश में सरकार बदलते ही माहौल भी बदल गया है। जिन माफिया पर लगाम कसी गई थी कमलनाथ सरकार के द्वारा, शिवराज सरकार ने अब उन सबको बचाने और सारे मामले पर लीपापोती करने के लिए प्रयास किए, ऐसा आरोप है। जब खबर फैली तो जेल विभाग ने इंदौर जिला जेल में आवेदन देकर आरोपियों श्वेता बरखा दोनों को छोड़ने का प्रस्ताव वापस लेने की बात की, आवेदन दिया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह सिस्टम की गलती थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश। आईपीसी की धारा 384, 385, 389 ब्लैकमेलिंग, आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, आईपीसी की धारा 467, 468 जाली दस्तावेज बनाना, आईपीसी की धारा 67 आईटी एक्ट अश्लील वीडियो बनाना और वायरल करना। क्या यह गंभीर अपराध नहीं है? क्या इसे करने वाले गुनाहगार नहीं है? हिंदुस्तान में कानून को मानने वाले हर शख्स का जवाब जाहिर तौर पर हां होगा। ये गंभीर अपराध है, लेकिन जेल विभाग को शायद ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस विभाग के अधिकारियों ने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर करोड़ों का हेरफेर करने वाली हनी ट्रैप केस की 2 आरोपियों श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा सोनी को छोड़ने का प्रस्ताव जिला कोर्ट को दिया। अब गलती सुधारते हुए भले ही छोड़े जाने वाली लिस्ट में से इनका नाम हटाने का आवेदन अदालत में दिया गया हो, लेकिन सवाल तो खड़े हो चुके हैं। तो जब इसकी पूरी तहकीकात हुई और पता चला कि ये तो इसमें 120 भी है, 467, 68 है, 370 है, एबीसी 370(3) है, तो ये सब चीज़ें गंभीर अपराध हैं ये, तो इनमें इस प्रकार का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस कारण से ये संशोधित एक आवेदन पत्र पेश किया गया है और पूर्व में जो जेल अधीक्षक ने न्यायालय से निवेदन किया था उस आवेदन को निरस्त किया गया है। हनी ट्रैप का जो अपराध दर्ज हुआ है इंदौर कोर्ट में और भोपाल कोर्ट में, वो उसके पीछे दुर्भावना ये है कि केस को किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए, और इसलिए सही जानकारी और दस्तावेज, ऑडियो वीडियो क्लिपिंग्स, ये सब के डिटेल उन्होंने पेश नहीं किए। ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाना, अश्लील वीडियो वायरल करना, ये वो अपराध हैं जिनकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है। ऐसे में इन आरोपों में जेल में बंद श्वेता और बरखा को छोड़ने का प्रस्ताव भेजना कई सवाल खड़े करता है। तर्क दोनों के अच्छे चाल चलन का दिया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? गंभीर आरोपों में बंद श्वेता और बरखा जब जमानत देने के क्राइटेरिया में नहीं आती, तो प्रस्ताव में इनका नाम कैसे? केस दायर करने वाले इंजीनियर हरभजन की कोरोना काल में बहाली हुई। क्या हरभजन की बहाली और श्वेता बरखा को छोड़ने वाले प्रस्ताव का कोई कनेक्शन है? क्या इन दोनों के पीछे कोई ऐसा ताकतवर शख्स है जो हनी ट्रैप केस को कमजोर कर रहा है? जिस केस की सीबीआई जांच करवाने को लेकर अदालत में याचिका दायर हो, उस केस के आरोपियों का नाम छोड़ने के प्रस्ताव में कैसे? एसआईटी के पास बंद लिफाफे में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें इस गैंग ने अपना शिकार बनाया था। जब्त की गई सीडी की जांच हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में हो रही है। ऐसे में आरोपियों को छोड़ना जायज कैसे माना जा सकता है? अब भले ही जेल विभाग ने अपनी गलती सुधार ली हो, लेकिन सियासी मैदान पर घमासान शुरू हो चुका है। हनी ट्रैप का इतना बड़ा, जिससे अरबों रुपए महिलाओं का उपयोग करके विशुद्ध रूप से स्पष्ट हो गया, जिसका चालान पेश हो गया, उन लोगों को कोरोना के कारण छोड़ना सरकार की मंशा, लिखित में एक तरह से मदद करके लिख के छोड़ने की प्रोसेस चालू की। ये अपने आप में बताता है कि कौन पापी है। तो मेरी जानकारी है, इसके पहले शिवराज सिंह जी भी कह चुके हैं कि किसी तरह की भी जांच की जाए, कोई भी कार्रवाई न्याय संगत करे सरकार। हमें कोई इसका आपत्ति नहीं है। जो दोषी हैं
उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो बुक होनी चाहिए। इस बारे में कोई भी भ्रांति या किसी प्रकार का संदेह। अब सोमवार को जेल विभाग के उस आवेदन पर सुनवाई होगी जिसमें श्वेता और बरखा इन्हें जमानत पर छोड़े जाने वालों की लिस्ट से बाहर करने की मांग है। फैसला अदालत को लेना है, लेकिन इतना तय है कि अदालत के साथ साथ अब ये मुद्दा सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो इतने हाई प्रोफाइल केस में जिसमें इतना हो हल्ला हुआ, इतने बड़े और इतने ज्यादा रसूखदार लोगों का नाम जिसमें शामिल बताया गया, जिसमें पूरे खुलासे की उम्मीद प्रदेश कर रहा है, जिसकी जांच जारी है, जिसको लेकर के और बड़ी जांच की मांग की जा रही है। सबूत मिट सकते हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो सकता है। क्या इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए वाकई वो आरोप सही हैं जिसमें विपक्ष का अब के विपक्ष का कहना है कि पर्दा डालने की कोशिश के तहत ये प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि जब खबर में आया तब इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए एक वापस आवेदन लगाया जिस पर अब कोर्ट फैसला लेगा। तो क्या इस पूरे मसले पर जो आरोप हैं वो सही हैं? क्या इस पूरे मामले पर कर्टेन डालने की, छिपाने दबाने की, रफा दफा करने की कोशिश के तहत इस कदम को लिया जाए? हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जाफर साहब जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी हैं। साथ में हमारे सहयोगी नवीन सिंह भी मौजूद हैं जिन्होंने इस खबर के हर एक पहलू को बारीकी से देखा था, जब खुलासे हो रहे थे तब भी और जब ये आवेदन लगे तब भी। स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। नवीन, पहले शुरुआत में आपसे करूंगा। ये जो आवेदन पहले दिया गया था और बाद में जब खबर चली, जब खबर बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने इस पर आरोप लगाए, तब एक वापस आवेदन दिया जा रहा है कि साहब ये तो बड़े गंभीर मामले हैं। क्या पहले से मालूम नहीं था कि गंभीर मामले हैं? पहले से मालूम नहीं था कि इसमें वाइट कॉलर्स शामिल हैं, इसीलिए इस पूरे मामले में इस तरह छूट के इज्जत में आप इनको नहीं ला सकते? क्या ये सोची समझी साजिश हो सकती है? जाहिर है पुनीत, सवाल यही खड़ा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोविड-19 के पीरियड में जो विचाराधीन कैदी हैं, जिनकी अगर सजा होती है तो 7 साल से कम हो सकती है, तो उनको छोड़ा जाए। मध्य प्रदेश में हजारों कैदियों को छोड़ा गया, इस बीच में 6500 कैदियों को छोड़ा गया और कई सारे कैदियों को और छोड़ने का प्रस्ताव है। तो ऐसे में जब बड़े बड़े चार्जेस इन आरोपियों पर लगे हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के चार्जेस लगे हैं, IT एक्ट के चार्जेस लगे हैं, जाली दस्तावेज बनाने के चार्जेस लगे हैं और कई चार्जेस ऐसे हैं जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का भी प्रावधान है। तो ऐसे में बड़ी चूक जेल प्रशासन की तरफ से कैसे हो गई? तो सवाल यही खड़ा हो रहा है पुनीत बार बार, क्या कोई ऐसा शख्स है जो इस षड्यंत्र में शामिल है, जो चाहता है कि इन हनी ट्रैप की जो आरोपी हैं इनमें से कुछ आरोपी बाहर आए? चूंकि मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में उपचुनाव भी प्रस्तावित हैं, तो ऐसे में जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्या उपचुनावों को प्रभावित करने के लिए कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा बड़ा दिग्गज नेता है जो एक षड्यंत्र कर रहा है, जो चाहता है कि इनमें से कुछ आरोपी बाहर आए और एक तरीके से पूरा माहौल बने? तो हो सकता है कि जेल प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं कोई भूमिका हो, जेल प्रशासन एज अ कैरियर एक काम कर रहा हो। लेकिन जब जेल प्रशासन को समझ में आया कि उनसे एक बड़ी चूक हो गई, हालांकि ये खबर जब वायरल हुई, जब पता चला, IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से जब दिखाया, उसके बाद जेल प्रशासन बैकफुट पर आया। फिर समीक्षा हुई कि जिन 100-125 कैदियों की लिस्ट जमानत के पेरोल के लिए कोर्ट में जिन कैदियों का आवेदन लगाया गया था, उनमें कितने ऐसे कैदी हैं जिनको पेरोल नहीं मिल सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाहर हैं। तो जब समीक्षा हुई तो पता चला 3 ऐसे, उन 125 कैदियों में से, उस लिस्ट में से 3 ऐसे नाम थे जिसमें से 2 नाम हनी ट्रैप के आरोपी थे, श्वेता, स्वप्निल जैन और बरखा भटनागर। तो ये 2 नाम थे और एक तीसरा एक किसी और मसले का आरोपी रहा होगा। तो इन 3 नामों के एक और लिस्ट जेल विभाग ने जिला कोर्ट में भेजी है और एक तरीके से बैकफुट पर है और ये माफी मांगी है कि उनसे चूक हुई है, उनसे गलती हुई है, लिहाजा इस आवेदन को खारिज किया है। हालांकि 17 तारीख को, माफ कीजिए, सोमवार को सुनवाई है और सोमवार को इस मामले में कोर्ट जो है इनकी जो पेरोल मिलना था वो जरूर खारिज कर देगी। लेकिन पुनीत, बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन है, आखिर वो कौन शख्स है, कौन ऐसा पॉलिटिकल फिगर है जो ये चाहता है, या इस षड्यंत्र में ऐसे कौन कौन लोग शामिल है? क्या जेल प्रशासन शामिल है, या मध्य प्रदेश पुलिस महकमा में से कुछ लोग शामिल हैं, या फिर IAS लॉबी में से कोई ऐसा है जो ये चाहता हो? ये एक तरीके से पूरा ये सिंडिकेट है जो ये चाहता हो कि इनमें से कोई ना कोई आरोपी धीरे से कोविड-19 की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका फायदा उठाकर बाहर आए और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में जो उपचुनाव होने हैं
उसको कहीं किसी तरीके से प्रभावित किया जा सके। चलिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सैयद जाफर साहब हैं। सैयद साहब, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने गंभीर आरोप लगाए, यहां तक कहा है कि ये सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कोशिश हो रही थी किसी की, चाहे वापस नियुक्ति का मामला हो, किसी को छूट देने का मामला हो, और चाहे माफिया को बचाने की प्रैक्टिस हो। जो आपने शिकंजा कसा, आपकी सरकार ने शिकंजा कसा, अब उन सबको राहत रियायत दिया जा रही। इसके पीछे क्या बड़ा आधार है? जो नवीन भी कह रहे हैं और तमाम लोग भी कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा है, या शायद एक पूरा बड़ा सिंडिकेट है जो चाहता है कि ये लोग बाहर आएं और एक माहौल को पूरी तरह से या अलग तरह से गरमाएं। जो आपने पिक्चर दिखाई थी उससे अलग कोई तस्वीर बताएं। किसकी साजिश हो सकती है? क्या जानकारी आप लोगों के पास? देखिए पुनीत जी, मैं इसको बिल्कुल भी कांग्रेस और बीजेपी नहीं बनाना चाहता। जो आईबीसी की रिपोर्ट है वो अपने आप में सबसे बड़ा तथ्य है, सबसे बड़ा सबूत है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दो जो हनी ट्रैप के आरोपी हैं उनको कैसे असंवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया। अब इसके पीछे मैं थोड़ा सा जाना चाहता हूं, दो महत्वपूर्ण बातें। एक चीज तो ये कि ये जो हनी ट्रैप का पूरा स्कैंडल हुआ वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान फला फूला, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण या अधिकारीगण उस सरकार में जो थे जिनका नाम इसमें आया। देखिए, मैं इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूं कि जहां तक हनी ट्रैप अपने आप में एक अपराध है, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। कई बार हो सकता है कि कोई चीज सहमति से होती है और सहमति से होने के बाद उस पर ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो तथ्य निकल के सामने आया था कि कई ऐसे अधिकारी इसमें शामिल थे जिन्होंने इनका उपयोग करते हुए शासन की योजनाओं का कई लाभ दिया और इसको फायदा पहुंचाया। अब इसमें जो दूसरा पहलू है जिसको नवीन अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि जेल प्रशासन ने एक बार 125 लोगों की लिस्ट पहुंचाई, उसमें 3 लोगों का जो नियम विरुद्ध तरीके से पहुंचा दी, अब उसको वापस ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जेल प्रशासन के पास जितने भी कैदी होते हैं उनका रिकॉर्ड से अर्थात ये कि कौन व्यक्ति है और किन किन धाराओं में उसको जेल में रखा गया है, विचाराधीन अगर कैदी है तो वो सारी धाराएं उसमें होती हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन आई है विचाराधीन कैदियों को छोड़ने के बारे में, उसमें स्पष्ट है कि इन धाराओं के तहत आप इनको नहीं छोड़ सकते। तो सवाल ये होता है कि ये चूक नहीं हो सकती, ये बिल्कुल चूक नहीं हो सकती। ये एक बड़ा षड्यंत्र है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के दौरान ये खेल खेला गया था। और मैं इसमें देखिए इसमें मैं एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार के समय भी इसमें उतनी गंभीरता से जांच नहीं हो पाई थी जितनी गंभीरता से होना चाहिए, या विचाराधीन उसका एक पार्ट मेरे ख्याल से चालान का एक सप्लीमेंट्री आना है। हो सकता है कि उस जांच में ऐसे कोई चीजें छुपी हों जिसमें कि कई बड़े अधिकारी, कई बड़े आला अफसर या कई बड़े नेता। चलिए, आप बड़ी बात और आप साफगोई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु पटेरिया साहब, ये बात तो तय है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और इसमें एक सिंडिकेट शामिल हो सकता है, और जैसा कहा जा रहा है कि इसमें आपने रेवड़ियों की तरह पदों को, नियुक्तियों को, पदोन्नतियों को अगर दिया है ट्रैप में फंसकर, तो ये ज्यादा सीरियस क्राइम है प्रदेश की जनता के लिहाज से। कौन इसके पीछे है या कौन कौन हो सकता है, उनको लेकर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वो सच लगते हैं? देखिए पुनीत जी, जो सैयद जाफर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये केवल चूक नहीं हो सकती, ये पूरे मामले में कहीं ना कहीं षड्यंत्र की इसमें गंध आ रही है। तो जिस तरीके से जेल मैनुअल है, जेल प्रशासन यदि कोई कार्रवाई करता है तो बाकायदा सारी धाराओं को देखता है, और जो लोग वहां काम करने वाले हैं, जो लोग लिस्ट बनाने वाले हैं, उनको पता होता है कि कौन अपराधी को कितनी लंबी सजा हो सकती है, तो उस हिसाब से वो लिस्ट बनाते हैं, उस हिसाब से वो काम होता है। लेकिन यहाँ पर यदि हुई है, और यदि ये चूक होनी थी तो पहले दौर में क्यों नहीं हुई, ये अब जाकर क्यों हुई है, ये सवाल खड़े करता है। और चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसकी जज सैयद जाफर ने स्वीकार भी किया कि कांग्रेस के रिजर्व में इसकी ढंग से जांच नहीं हो पाई है, पूरा मामला जैसा खुलना चाहिए था वैसा खुल नहीं पाया। इसमें बड़े बड़े अफसरों के नाम सामने आए हैं, लगभग बहुत सारे लोग शक के दायरे में, कई राजनेता दायरे में, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी और पार्टी के हो, हर तरीके के लोग इसमें, जो कि ये प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पे जो बड़े भ्रष्टाचार का मामला था जिसमें कि ब्लैकमेलिंग शामिल थी और बड़े बड़े काम लोगों के कराए गए, वो ऐसा गंभीर मामला है जिसमें कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को जड़ें हिला दी है। उस मामले में यदि ऐसी चूक कह रहे हैं कि चूक हो रही थी, चूक नहीं, ये वाकई में षड्यंत्र, और इसकी तह में सरकार को जाना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्या कोई अफसर है जो ये चाहते हैं कि इस तरीके से उनको जमानत मिल जाए और वो
बाहर आके अपने मामले जो है उनके जो सबूत है वो रफा दफा कर पाए, या कोई राजनेता इसके पीछे इन्वॉल्व है, इसका अलग से एक जांच का विषय है। ये पूरी जांच होनी चाहिए और ये चूक बिल्कुल नहीं है। इसमें जो भी जिम्मेदार अफसर है जिनने ये लिस्ट बनाई है, जिनके निर्देश पर ये काम हुआ, उनकी जांच होकर उनको सजा, उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में। चलिए, तो कुल मिलाकर लगता तो यही कि कोशिश की जा रही थी कि चुपचाप अगर काम हो जाए तो बेहतर है, लेकिन आज के वक्त में जब चीजें उजागर हो जाती हैं फिर इसको पलटने का खेल भी चलता है। तो हनी ट्रैप केस में जो आरोपियों को छोड़ने की बात थी, अब उसका गलती का एहसास होते एक प्रस्ताव फिर गया है और फिर अब इस पर फैसला आना बाकी है कि क्या उनको छोड़ा जाए ना छोड़ा जाए, लिस्ट से उनका नाम हटाया जाए ना हटाया जाए। सैयद जाफर साहब, जब आपने इतनी साफगोई से स्वीकार कर ही लिया कि जो आपकी सरकार थी आपकी पार्टी की, उसमें भी उतनी संजीदगी से और उतनी त्वरित जांच नहीं हुई, तब भी बीजेपी कहती रही कि अगर आपको पता है तो आप दोषियों को क्यों नहीं पकड़ते। अब भी बीजेपी कह रही इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये पिछली जो ढील थी उसका नतीजा है, ये कोर्ट का आदेश है, ये गाइडलाइंस हैं, इस तरह की बातें। क्या पॉलिटिकल कनेक्शन को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास में भी बातें हैं? क्या इस उपचुनाव के दरमियान ये मुद्दा आगे जाएगा? देखिए, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बिजली के बिल का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, ये बहुत सारे मुद्दों में एक मुद्दा ये भी है। लेकिन हम ये कहें कि हम इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार चुनाव में जाएगी, ये नहीं है। ये भी एक मुद्दे हमारे पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बीजेपी के रिजिम में हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिस जांच को लेकर मैंने कहा कि उस जांच में जो गंभीरता होनी चाहिए थी, जिससे कि और बहुत सी सारी चीजें निकल के आनी थी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पूरे स्कैंडल को जिस प्रकार से एक माफिया ने एक ब्लैकमेलिंग का जो अड्डा बनाया था, जिसको सरकार ने तहस नहस किया, इसमें जो आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान उनकी दो जो प्रमुख आरोपी हैं, इनको निकालने का जिस प्रकार से प्रयास किया, इससे स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नेताओं का, या सरकार में अभी जो अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें बड़ा कनेक्शन है। और ये जो आईबीसी की रिपोर्ट कहती है, आईबीसी की ने जो जांच पड़ताल की है, आईबीसी ने जांच पड़ताल जो की है वो तथ्यों के आधार पे की। जेल की जो कोड को जो सूची गई है या जिस प्रकार के नाम इसमें शामिल किए हैं, उसको देखिए, इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इस बड़े स्कैंडल में सरकार। नहीं, पर सवाल इस पर भी उठते ना जाफर साहब के, अगर मीडिया का एक मीडिया का एक चैनल जो है अगर उस पर इतनी तफ्तीश कर सकता है या अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर सकता है, इतना बड़ा विभाग अगर इतने बड़े स्कैंडल के बारे में महीनों में भी कोई पुख्ता तौर पर आगे ना बढ़ पाए, तो सवाल उठता है कि कहीं अपने जो थोड़े बहुत भी लिप्त हैं उनको बचाने के चक्कर में विरोधियों के पक्ष को आपने एक बड़ा अवसर दे दिया। यही सवाल मेरा प्रभु पटेरिया साहब से। कुछ दोनों पक्षों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी शंका पहले दिन से जाहिर की जाती रही। क्या इसी वजह से ना रफ्तार जांच पकड़ पाई और ना ही उन लोगों तक सीधे तौर पर उजागर करके सामने ला पाई जिनको हम कह सकते हैं कि सिंडिकेट के ये मास्टरमाइंड्स हैं या ये वो थिंक टैंक रहे हैं इस पूरे खेल के? पुनीत जी, देखिए, मामला उजागर कैसे हुआ? मामला कांग्रेस सरकार में उजागर हुआ, कांग्रेस ने इसके बाद में एसआईटी बनाई, जांच कराई, सब चीजें हैं। लेकिन ये मामला उजागर मीडिया के जरिए हुआ। वो जो ब्लैकमेलिंग का जो रैकेट था वो इतना ज्यादा को प्रश्रय मिल चुका था कि इतना खुल के काम करने लगा था कि उनके वीडियो ऑडियो वायरल होने लगी, चीजें मार्केट में आई, मीडिया ने उस चीज को खबरें बनाकर प्रकाशित किया कि ऐसा ऐसा, और अफसरों से ये मामला शुरू हुआ, अफसरों की चीजें बाहर आई और वहां से शुरू हुआ कि इनका लेन देन हुआ है, बहुत सारी बातें। उसके बाद जब ये सरकार पर आंच आने लगी, चाहे जो भी सरकार थी, तो सरकार ने उसके बाद इस पर कार्रवाई की और ये रैकेट को बस्ट किया। लेकिन इस बस्ट करने के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तय पर जाना चाहिए था, इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उतने स्तर पर हुई नहीं। पूरी की जांच को देखिए आप हनी ट्रैप की, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ी बात है, इस मामले में जो आला अफसर शाही इन्वॉल्व है, इक्वल पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता तो शायद मुझे लगता है कि बहुत तेजी से कार्रवाई इसमें हो जाती, क्योंकि राजनेताओं के खिलाफ अफसर काम करने में बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें अफसरशाही इन्वॉल्व थी, इसलिए इस मामले को दबाने के प्रयास होते रहे और राजनीतिक प्रश्रय मिलता रहा होगा। निश्चित तौर पर जो आज के जो मामला है कि जिस तरीके से इतने गंभीर आरोपियों को छोड़ने के लिए उनका नाम लिस्ट में शामिल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक प्रश्न है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का प्रश्न है और उस वजह से पूरा मामला है। इस मामले को सारी चीजों से परे हटकर इसकी जांच होनी चाहिए थी, गंभीरता से मामला की जांच हो
क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व और एक बहुत बड़ा रैकेट है जो मध्य प्रदेश को दीमक की तरह खा रहा होगा। तो इसकी पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। हर दिन प्रभु जी नए नए खुलासे हो रहे थे, तब अगर मीडिया ना उजागर करता तो शायद इतना बड़ा ट्रैप ही समझ में नहीं आता। आज अगर मीडिया ये जो खामी रह गई थी, जो आवेदन दिया जा रहा था, जो राहत रियायत देने के लिए जो नाम थे, उनमें ये 3 नाम भी शामिल थे, स्पेशली ये 2 नाम जिन पर हम फोकस कर रहे हैं ये शामिल थे। अगर ना होता तो ये चुपचाप से काम हो जाता, पकड़ में आ गया, इसीलिए अभी आवेदन है। क्या इस बात को खुलकर हम कह सकते हैं? बिल्कुल पुनीत जी, बिल्कुल खुल के कह सकते। मैं आपको बताऊं, एक मामला मेरे जानकारी में आया। एक डॉक्टर अरुण साहब है, वो कभी पहले इंदौर में उनसे कोई एक घटना हो गई होगी, तो 14 साल की वो सजा काट चुके हैं। उनका परिवार आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है कि उनकी 14 साल से ऊपर की सजा हो गई है, घर में बिटिया की शादी है, उनको जो है छोड़ दिया जाए, जो माफी का सरकार का प्रावधान है 14 साल की सजा के बाद का। लेकिन उनका ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं हुई जो जेन्युइन केस है। ये वो केस है जिसमें कि सरकारें और ये अफसरशाही जांच एजेंसियां कोर्ट में लिखित में दे रही थी इनको जमानत ना दी जाए, ये प्रभावित कर सकते हैं केस को, उन्हीं को जमानत देने के लिए आवेदन सरकार की तरफ से दिया गया। ये बड़ा गंभीर मामला है पूरा का पूरा। चलिए, कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि भले ही लोग कहें कि चीजें तोड़ मरोड़ कर दी जाती हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि ना पहले अगर दिखाते तो ये मामला उजागर होता, और ना अब अगर दिखाते तो ये बात पकड़ में आती कि कैसे दोषियों को चुपचाप से राहत देकर बाहर निकालकर चाहे पॉलिटिकल फायदा उठाया जाता, चाहे मामले को रफा दफा किया जाता, और इसमें जिन बड़े लोगों की संलिप्तता रही थी उनके नाम सामने आएंगे। पिछली सरकार का भी दावा था, अभी भी सरकार का दावा है, वो नाम सामने कब आएंगे जनता का सवाल कल भी था, ये आज भी। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।